हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दिस साइड मोहित सीनियर, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे थे यूके यानी कि उत्तराखंड आयुष काउंसलिंग को लेकर कि उत्तराखंड की आयुष काउंसलिंग जो वो कब से स्टार्ट होगी, कब से शेड्यूल आएगा। तो जैसे कि मैंने आपको थोड़े दिन पहले एक शॉर्ट वीडियो बनाकर बता दिया था कि आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो आज से स्टार्ट होने वाली है, लेकिन इनका कोई भी शेड्यूल नहीं आया था। सिंपली ये बता रहे थे कि आपकी जो रजिस्ट्रेशन वो 16 सितंबर को दोपहर 12 बजे से जो वो स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन बच्चों इनकी वेबसाइट के ऊपर अब सब कुछ जो वो अपडेट कर दिया गया है। सीट्स कितनी है, ठीक है जी। यहाँ पे देख सकते हो लिखा भी आ रहा है यूजी काउंसलिंग की जो रजिस्ट्रेशन है वो लाइव हो चुकी है। आप रजिस्ट्रेशन जो वो कर सकते हो। कब से कब तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, क्या आपका शेड्यूल रहने वाला है, कितनी सीट्स आई हैं, कितनी खर्चा आएगा, कितनी फीस लगेगी, ईच एंड एवरीथिंग के बारे में आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट राउंड के अंदर क्या प्रोसीजर रहेगा, कब आप अपग्रेड कर सकते हो, कैसे आप फ्री एग्जिट कर सकते हो, ईच एंड एवरीथिंग के बारे में आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए, मुझे पता उत्तराखंड से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, तो यहाँ पर अगर आपने वीडियो देख ही ली है तो टेंशन मतलब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। लेकिन चैनल को अभी फटाफट जाओ सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि फिर उसके बाद सारा का सारा प्रोसीजर वन बाय वन करके जो हमने अच्छे से जो वो समझना है। तो एंड आई विश अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब जो वो कर दिया होगा, वीडियो को लाइक भी कर दो फटाफट, 2 सेकंड लगेंगे। बच्चों यहाँ से आप देख सकते हो ये इनका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आया है 2025-26 वाले बैच वाले बच्चों के लिए। यहाँ से आप देख सकते हो 2025-26 के अंदर जो भी बच्चे यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं आयुष कोर्सेज के अंदर, तो क्या क्या प्रोसीजर रहने वाला सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो BMS, BHMS, BUMS एंड BNY के लिए काउंसलिंग जो वो रहने वाली है उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी। ठीक है जी बच्चों, तो यहाँ से आप देख सकते हो फर्स्ट राउंड का क्या प्रोसीजर रहने वाला है। तो यहाँ से देखो, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फी सबमिशन विद चॉइस फिलिंग एंड फाइनल प्रिंट आउट फॉर फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग का जो प्रोसीजर है वो आपका 16 तारीख यानी कि आज से स्टार्ट हो चुका है, जो कि आपका 23 सितंबर तक जो वो चलेगा। लास्ट डेट आपकी जो वो 23 सितंबर जो वो यहाँ पे रहने वाली है। उसके अंदर ही सारा का सारा प्रोसीजर आपका कंप्लीट होगा। रजिस्ट्रेशन हो गया, फीस सबमिशन होगी, चॉइस फिलिंग होगी, ठीक है जी, और फाइनल प्रिंट आउट भी आपको जो वो निकाल लेना है। उसके बाद मेरिट लिस्ट जो वो आपकी 26 तारीख को यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी, 26 सितंबर को। उसके बाद रिजल्ट आप यहाँ से देख सकते हो, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट हमें यहाँ पे 30 सितंबर को देखने को मिलेगा। और लास्ट डेट आपकी जो ज्वाइनिंग की रहने वाली अलॉटेड कॉलेज के अंदर वो आपकी 1 तारीख से 6 तारीख के बीच में जो रहने वाली है। यानी कि जिन भी बच्चों को कॉलेज अलॉट होगा फर्स्ट राउंड के अंदर, उनको ज्वाइन करने का जो टाइम है वो 1 अक्टूबर से 6 अक्टूबर के बीच में जो वो रहने वाला है। बाकी सेकंड राउंड का और थर्ड राउंड का भी शेड्यूल नहीं आया। इन्होंने बोला है इसको डेट्स विल बी डिक्लेयर्ड सेपरेटली, अलग से जो है वो डिक्लेयर किया जाएगा। अभी फिलहाल के लिए हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट राउंड का शेड्यूल जो है वो यहाँ पे हमें देखने को मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो इस शेड्यूल के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो सारी की सारी मैं वन बाय वन करके आपको जो वो अच्छे से समझा दूंगा। बाकी अगर आप इसको खुद भी पढ़ना चाहते हो तो आप इसको वेबसाइट से डाउनलोड करके खुद भी पढ़ सकते हो। अदरवाइज मैं आपको इसको अपने टेलीग्राम चैनल पर भी जो वो शेयर कर दूंगा। वो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बाकी यहाँ पे देख सकते हो जो जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं वन बाय वन करके आपको अच्छे से जो वो समझा देता हूँ। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो वो क्या रहने वाला है उत्तराखंड स्टेट के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया BMS, BHMS एंड BUM, BNYS के लिए, गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए और एफिलिएटेड प्राइवेट आयुष कोर्सेज के लिए जो स्टेट कोटा के अंदर आप अप्लाई करना चाहते हो। तो इसमें यहाँ पे वही लिखा है कि आप एक इंडियन सिटीजन होना चाहिए। जो भी इसमें मेन चीजें मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ, नोट यहाँ पे देख सकते हो। ओनली नीट 2025 क्वालिफाइड कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर द एडमिशन थ्रू। इसके अंदर क्या करना है, जो भी बच्चे नीट 2025 के अंदर क्वालिफाइड है वही बच्चे जो वो क्या करें, अप्लाई करें। उसके बाद नेक्स्ट जो मेन चीज है, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ो। इसमें इन्होंने बोला कैंडिडेट्स हु आर डोमिसाइल, अगर किसी के पास डोमिसाइल है उत्तराखंड का या फिर वो परमानेंट रेजिडेंट ऑफ उत्तराखंड का एंड हैव पास्ड इंटरमीडिएट 12th और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, तो ऐसे बच्चे उत्तराखंड स्टेट के लिए जो है एलिजिबल है। अगर आपके पास ये कंडीशन एलिजिबल नहीं है ये वाली, तो उसके बाद नेक्स्ट इन्होंने और डाल के नेक्स्ट कंडीशन यहाँ पे लिखी गई है, कैंडिडेट्स हु आर नॉट डोमिसाइल परमानेंट रेजिडेंट, यानी कि अगर आपके पास डोमिसाइल नहीं है और आप परमानेंट रेजिडेंट नहीं हो उत्तराखंड के, लेकिन आपने पास की हुई अपनी 12th और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड शैल आल्सो बी एलिजिबल, तो ऐसे बच्चे भी यहाँ पे क्या है, एलिजिबल है। लेकिन बट दे विल नॉट बी एंटाइल्ड फॉर एनी टाइप ऑफ रिजर्वेशन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे थर्ड नंबर में एक और कंडीशन है, अगर आपके पास ये कंडीशन भी फुलफिल नहीं हो रही है। इसके बाद इन्होंने लिखा कैंडिडेट्स हु आर डोमिसाइल परमानेंट रेजिडेंट ऑफ उत्तराखंड but have passed intermediate 12th or equivalent examination from a recognized institution situated outside the state of Uttarakhand shall also be eligible, तो ऐसे बच्चे भी जो है यहाँ पे एलिजिबल है, वो भी बच्चे यहाँ पे काउंसलिंग में जो पार्टिसिपेट
कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हो, कैंडिडेट्स क्लेमिंग हिम हर एज डोमिसाइल या परमानेंट रेजिडेंट ऑफ उत्तराखंड हैज टू प्रोड्यूस द डोमिसाइल परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। अगर ऐसे बच्चे जो ये क्लेम कर रहे हैं कि वो उनके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल है या फिर वो परमानेंट रेजिडेंट है उत्तराखंड के, तो ऐसे बच्चों को यहाँ पे जो है सर्टिफिकेट है वो शो करना पड़ेगा। जो भी आपकी स्टेट अथॉरिटी जो वो आपको बना के देती है, तो वो आपको जो है वो काउंसलिंग में उसको शो करना पड़ेगा। उसके बाद मिनिमम आपके इतने मार्क्स होने चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, कैटेगरी वाइज यहाँ पे सब कुछ मेंशन कर रखा है। 50% है, इसके 50% है, ईडब्ल्यूएस के भी कितने कितने मार्क्स होने चाहिए वो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। साथ में आप इस चीज को पढ़ सकते हो। बाकी एज लिमिट लिखी गई है वो यहाँ से आप पढ़ लो। रिजर्वेशन पॉलिसीज क्या रहने वाली है वो यहाँ से अगर आप पढ़ना चाहते हो तो इसको पढ़ सकते हो। बाकी इन्होंने लिखा है नो रिजर्वेशन एप्लीकेबल फॉर ऑल इंडिया कोटा सीट्स फॉर एफिलेटेड प्राइवेट कॉलेजेस, यानी कि जो ऑल इंडिया वाले बच्चे इसके लिए अंदर अप्लाई करेंगे उनके लिए यहाँ पे कोई भी रिजर्वेशन नहीं है। ठीक है जी। बाकी जो उत्तराखंड स्टेट्स के हैं उनकी क्या रिजर्वेशन पॉलिसीज है वो यहाँ पे मेंशन की गई है। आप इन सब चीजों को जब वो पढ़ सकते हो ये सारा का सारा। हमारे पास दो तरह की रिजर्वेशन होती है, एक हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है यहाँ पे लिखी हुई है, एक यहाँ पे वर्टिकल रिजर्वेशन है। तो आप इन सब चीजों को पढ़ सकते हो। मैं सारी की सारी जो इंपॉर्टेंट चीजें वो आपको बता देता हूँ। उसके बाद नीचे जैसे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ से आपको डिटेल्स ऑफ सीट्स की डिटेल्स बताई गई है, कितनी कितनी डिटेल्स रहने वाली है सीट्स की, किस कॉलेज के अंदर कितनी कितनी सीट्स है वो यहाँ से आप देख सकते हो। गवर्नमेंट है, प्राइवेट कॉलेज है, वो सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया गया है। कॉलेजेस के नाम यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। वो कौन कौन से कॉलेज है, बीएमएस के, बीएचएमएस के, वो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। उसके अंदर सीट्स कितनी रहने वाली है वो यहाँ पे देख सकते हो। अदरवाइज सीट मैट्रिक्स अलग से भी आई हुई है, वो भी मैं आपको जो है वो दिखा देता हूँ। बाकी यहाँ से आप जो चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद इसके अंदर बोला है only the institution permitted by NCSM आयुष मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज बीन अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द काउंसलिंग फॉर ए पर्टिकुलर राउंड, यानी कि जिन कॉलेजेस को परमिशन मिल चुकी है वही काउंसलिंग में जो कॉलेजेस है वो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है जी, जिनको परमिशन मिल चुकी है एनसीआईएम की तरफ से, आयुष मिनिस्ट्री की तरफ से। उसके बाद ये मेन चीजें, अब यहाँ से काउंसलिंग का प्रोसीजर आपका जो वो क्या रहने वाला है। ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स विल बी अलाउड फॉर द पर्टिकुलर राउंड ऑफ काउंसलिंग। जो बच्चे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे वही आगे की काउंसलिंग में जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके 3 राउंड होने वाले हैं। फर्स्ट राउंड एक यहाँ पे लिखा गया है, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड यानी कि मॉप अप राउंड भी जिसको हम बोलते हैं। 3 राउंड यहाँ पे आपके जो वो होने वाले हैं। अब कितनी वगैरह फीस वगैरह लगेगी वो यहाँ से हम जो चेक कर लेते हैं। ओके बच्चों, तो सिंपली यहाँ पे लिखो क्या लिखा गया, रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस क्या है। द कैंडिडेट इज कंपल्सरी रिक्वायर्ड टू फर्निश नीट 2025 एग्जामिनेशन रोल नंबर आपके पास होना चाहिए नीट का। उसके बाद नीट एप्लीकेशन नंबर होना चाहिए, वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए। अदर रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन जो रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग करने के लिए वो नीचे हमें यहाँ पे बताई गई है। उसके बाद ये वाला हमारे पास यहाँ पे मेन पॉइंट है। इसके अंदर बहुत सारे बच्चे डाउट रहते हैं बच्चों को। इफ कैंडिडेट हैज बीन अलॉटेड ए सीट इन राउंड 1, अगर आपको राउंड 1 के अंदर सीट अलॉट हो जाती है और अगर आप उस सीट के ऊपर रिपोर्ट नहीं करते हो या फिर उस कॉलेज को ज्वाइन नहीं करते हो जो भी राउंड 1 के अंदर आपको अलॉट हुआ है, तो इन्होंने बोला है ही विल बी एलिजिबल, ही शी जो है विल बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन सेकंड राउंड बट ही विल नॉट बी एबल टू क्लेम हिज हर अलॉकेटेड सीट ऑफ द प्रीवियस राउंड। तो इस केस में क्या है, मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। अगर आपको फर्स्ट राउंड में कोई सीट मिल जाती है तो सीट मिलने के बाद अगर आप उस सीट को नहीं लेते हो, ज्वाइन नहीं करते हो या एडमिशन नहीं लेते हो, तो इस केस में आप सेकंड राउंड में तो जा सकते हो, लेकिन उसके बाद जो आपको सीट मिली थी राउंड 1 के अंदर वो आपकी कैंसिल कर दी जाएगी। उसके ऊपर आपको कोई भी अधिकार जो है वो नहीं होगा। ठीक है जी बच्चों। फोर्थ पॉइंट के अंदर क्या लिखा है मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ। ये वाला जो पॉइंट है इसमें ये बोला गया कि अगर सेकंड राउंड के अंदर आपको कोई सीट अलॉट हो जाती है तो सीट अलॉट होने के बाद अगर आप उस कॉलेज को ज्वाइन कर लेते हो, रिपोर्ट कर लेते हो, तो रिपोर्ट करने के बाद अगर आप अपनी सीट को यहाँ से देख सकते हो रिजाइन या सरेंडर करना चाहते हो अपनी सीट को, तो इस केस में जो प्रिंसिपल टू द रजिस्ट्रार है यूएयू देहरादून के अंदर, वहां पे आपको खुद जाके रिपोर्ट करना पड़ेगा, वो भी थर्ड राउंड की रजिस्ट्रेशन शुरू होने से पहले पहले। और उनको जाके बोलना होगा कि मुझे अपनी सीट को रिजाइन देना है या फिर सरेंडर करना है थर्ड राउंड की रजिस्ट्रेशन शुरू होने से पहले पहले। अगर कोई बच्चा ऐसा करना चाहता है अभी वो आगे की काउंसलिंग में जो पार्टिसिपेट कर पाएगा। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो फर्दर ही शी विल नॉट क्लेम फॉर द सीट रिजाइंड सरेंडर, तब उसको कोई भी क्लेम नहीं मिलेगा कि उसने सीट छोड़ी है या फिर सरेंडर किया है। तो इस केस में अगर आप अपनी सीट को सरेंडर या रिजाइन देना चाहते हो तो आपको यहाँ पे प्रेजेंट होना पड़ेगा, यहाँ पे प्रिंसिपल टू द रजिस्ट्रार के पास यूएयू देहरादून के अंदर रिपोर्ट करना पड़ेगा काउंसलिंग बोर्ड में। ठीक है जी। अगर किसी बच्चे को राउंड 1 के अंदर सीट मिल जाती है काउंसलिंग के अंदर, ठीक है जी, राउंड 1 के अंदर अगर आपको सीट मिल जाती है, आपके पास ऑप्शन होगा सीट फॉर अपग्रेडेशन इन राउंड 2 ऑफ काउंसलिंग ओनली। तो आपके पास सेकंड राउंड के अंदर अपग्रेडेशन करने का मौका होगा, तो आप अपग्रेडेशन के लिए जो वो जा सकते हो। इसमें ये बोला गया है ये वाले 6 पॉइंट के अंदर, इसमें भी मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूँ। इसमें ये बोला गया कि अगर आपको राउंड 2 के अंदर आपने अपग्रेड के लिए अप्लाई किया था और अपग्रेड अप्लाई करने के बाद आपको नया कॉलेज जो वो मिल जाता है राउंड 2 के अंदर, तो जो पिछले वाला राउंड 1 वाला कॉलेज था वो आपका ऑटोमेटिकली जो वो कैंसिल हो जाएगा
एंड अलॉटेड टू द नेक्स्ट एलिजिबल कैंडिडेट इन मेरिट। तो जो भी नेक्स्ट एलिजिबल कैंडिडेट होगा पुराने वाला कॉलेज, उस कैंडिडेट को जो वो दे दिया जाएगा, यानी कि आपको जो नया वाला कॉलेज मिले होगा वो आपके लिए रहेगा, पुराने वाला जो कॉलेज मिला होगा राउंड 1 वाला वो आपका कैंसिल कर दिया जाएगा। कैंडिडेट्स हैव टू फिल न्यू फ्रेश चॉइसेस इन ईच राउंड ऑफ काउंसलिंग। चाहे आप फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करो, चाहे सेकंड में करो, चाहे आप अपग्रेड करके जा रहे हो, किसी भी राउंड में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो हर राउंड में आपको चॉइस फिलिंग जो वो फ्रेश यानी कि दोबारा से जो वो करनी पड़ेगी। चाहे बच्चा कोई नया रजिस्ट्रेशन करके आ रहा है, चाहे किसी को कॉलेज नहीं मिला है, चाहे आप अपग्रेड करके आ रहे हैं, कोई भी बच्चा हर राउंड में चॉइस फिलिंग आपको दोबारा से करनी पड़ेगी। उसके बाद कैंडिडेट्स कैन गिव एज मेनी चॉइसेस एज ही विशेस ड्यूरिंग ऑनलाइन चॉइसेस। तो अपनी चॉइसेस के हिसाब से आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट जो वो क्या करें, बनाए। उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट ये लिखा गया, इसको अगर आप पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो। इसमें वही लिखा गया कि अगर आप जो इस कॉलेज में इंटरेस्टेड हो वही कॉलेज को चूज करें। अगर आप गलत कॉलेज को चूज कर लेते हो या फिर गलत कॉलेज आपको अलॉट हो जाता है तो इसमें उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, इसमें जो भी जिम्मेदारी होगी वो कैंडिडेट की होगी। इसलिए सोच समझ कर अपनी चॉइस फिलिंग करें। उसके बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स की इन्होंने लिस्ट दे रखी है। ये चेक लिस्ट यहाँ से आप डाउनलोड कर लो, ठीक है, या स्क्रीनशॉट लेके रख लो। तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, ठीक है जी बच्चों। और सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको। ये देखो साथ में मेंशन भी किया गया है ओरिजिनल ओरिजिनल, ठीक है। ये सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए जो जो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। उसके बाद यहाँ पे अब फर्स्ट राउंड का क्या प्रोसीजर रहने वाला है इन्होंने डिटेल में भी अच्छे से समझाया हुआ है, ये भी मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। सबसे पहले तो आपको ऑनलाइन फर्स्ट राउंड के अंदर रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी, इंक्लूडिंग पेमेंट ऑफ रिक्वायर्ड रजिस्ट्रेशन। तो जो भी रजिस्ट्रेशन की पेमेंट होगी वो आपको पे करनी पड़ेगी। अभी यहाँ पे इन्होंने बताया नहीं है, शायद नीचे बताया होगा कितनी पेमेंट लगेगी, वो देखते हैं बाद में। themselves एंड फिल चॉइसेस एज पर देयर प्रेफरेंस एंड एलिजिबिलिटी। तो जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा वो सब चीजें आपकी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया। मिनिमम आपका नीट क्वालिफाइड होना चाहिए। उसके बाद कैंडिडेट्स मस्ट कीप ए प्रिंट कॉपी ऑफ द ऑनलाइन चॉइस। तो जो भी चॉइस फिलिंग आप भरोगे उसका प्रिंट आउट जरूर निकाल ले या फिर स्क्रीनशॉट लेके जरूर रख लें। उसके बाद कॉलेजेस अलॉटमेंट लेटर विल बी अवेलेबल। तो कॉलेज अगर आपको अलॉट हो जाता है तो जो भी अलॉटमेंट लेटर होगा वो वेबसाइट से आपने जो वो क्या कर लेना, डाउनलोड कर लेना है। तभी वो आपका वो अलॉटमेंट लेटर आपके पास नहीं होगा तो आपकी एडमिशन खतरे में आ सकती है, इसलिए ध्यान रखना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना कंपलसरी है। उसके बाद नो एक्सटेंशन ऑफ लास्ट डेट ऑफ एडमिशन विल बी परमिटेड। उसके बाद कोई भी एक्सटेंशन नहीं होगा, इस चीज का ध्यान रखना, प्रिंट जरूर निकाल लेना। उसके बाद कैंडिडेट्स हु आर अलॉटेड द सीट विल हैव टू सिक्योर एडमिशन इन द कंसर्न्ड आयुष कॉलेजेस ऑन और बिफोर द लास्ट डेट ऑफ एडमिशन ऑफ द पर्टिकुलर राउंड और अदरवाइज एडमिशन स्टैंड कैंसल। तो इन्होंने बोला कि अगर राउंड 1 के अंदर आपको कोई भी सीट मिल जाती है तो अगर आप उस सीट को रखना चाहते हो, एडमिशन लेना चाहते हो, तो जो भी शेड्यूल में टाइम दिया गया तो टाइम के अंदर अंदर वहां जाके एडमिशन ले लो। अगर आप एडमिशन नहीं लेते हो तो उसके बाद आपकी जो सीट है वो कैंसिल कर दी जाएगी, ठीक है जी बच्चों। उसके बाद candidates allotted admitted to the institution college in the first round of counseling can exercise option to participate in the second round of counseling for upgradation। तो इसके बाद आपके पास ऑप्शन होगा, अगर आपको राउंड 1 के अंदर सीट मिल जाती है कि आप सीट लेने के बाद अगर आप उसको अपग्रेड के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ से आपके पास ऑप्शन है कि आप उसके बाद अपग्रेड के लिए जा सकते हो। लेकिन उसके लिए बात वही है, सबसे पहले आपको कॉलेज जो मिला है वहां पे एडमिशन लेने के लिए जाना होगा। एडमिशन लेने के बाद वहां पे आपको बोलना होगा कि मुझे जो है अपग्रेड के लिए अप्लाई करना है। यहाँ पे देखो लिखा गया है राउंड 1 कैंडिडेट कैन अपग्रेड फ्रॉम देयर अलॉटेड सीट इफ ही शी इज नॉट सेटिस्फाइड। अगर आप अपनी सीट से सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप राउंड 2 में पार्टिसिपेट जो वो कर सकते हो। कैंडिडेट्स कैन जनरेट हिज हर अलॉटमेंट लेटर ओनली आफ्टर डेपोजिशन। तो अगर आप अलॉटमेंट लेटर आपको तभी आप डाउनलोड कर सकते हो जब आप सिक्योरिटी मनी जो पे करोगे। तो यहाँ सिक्योरिटी मनी बताई गई है 15,000 रुपया फॉर यूजी के लिए, ठीक है जी, जो कि आपकी रिफंडेबल होगी आफ्टर लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग। तो यहाँ पे जिन भी बच्चों को सीट अलॉट हो जाती है तो सीट अलॉट होने के बाद आप अपना अलॉटमेंट लेटर तभी डाउनलोड कर सकते हो अगर आप सिक्योरिटी मनी जो वो पे करोगे। सिक्योरिटी मनी कितनी है, 15,000 रुपया, जो कि आपकी रिफंडेबल है, ठीक है जी बच्चों। उसके बाद the security fees rupees 15,000 will be forfeited if a candidate does not join the allotted seat of round 1 or surrender withdraw the seats अलॉटेड इन राउंड 1। तो इन्होंने बोला कि आपका जो 15,000 रुपया है वो आपका सिक्योरिटी मनी चली जाएगी अगर आपकी जो अलॉटेड सीट है आप उसको ज्वाइन नहीं करते हो राउंड 1 के अंदर, ठीक है जी, इस चीज का ध्यान रखना। तो यहाँ पे आपको ये बोला गया कि अगर आपको राउंड 1 के अंदर कोई सीट मिल जाती है तो आपको उसको ज्वाइन नहीं करते हो या फिर आप क्या करते हो, सरेंडर विड्रॉ कर लेते हो अपनी सीट को, यानी कि कॉलेज लेने के बाद अगर आप अपनी सीट को छोड़ देते हो तो इस केस में आपकी जो सिक्योरिटी मनी है 15,000 रुपया वो चली जाएगी, वो आपको वापस नहीं मिलेगी। Further, the security fee will also be forfeited if the allotted seat of round 1 is cancelled due to unforeseen reason। अगर मान लो कैंडिडेट की वजह से, किसी रीजन की वजह से आप अपनी सीट को कैंसिल कर देते हो तब भी आपको जो है ये सिक्योरिटी मनी वापस नहीं मिलेगी। फॉर एग्जांपल के तौर पर जैसे आप कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देते हो या फिर आपकी कोई डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ पाई जाती है या फिर कोई भी रीजन हो सकता है, तो इस केस में भी आपकी जो है
सिक्योरिटी मनी चली जाएगी। यहाँ से आप रीजन जो वो पढ़ सकते हो। और यहाँ पे लास्ट लाइन पढ़ लो, हाउएवर इफ द एडमिटेड कैंडिडेट्स ऑप्ट फॉर अपग्रेडेशन इन राउंड 2 द सेम सिक्योरिटी विल बी कैरी फॉरवर्ड। अगर कोई बच्चा अपग्रेड के लिए जाता है तो उसको दोबारा सिक्योरिटी मनी नहीं देनी है, तो वो सिक्योरिटी मनी आगे उसकी फॉरवर्ड कर दी जाएगी राउंड 2 के लिए। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट, candidates who have been taken admission against the allotted seat will be permitted for कोर्स कॉलेज अपग्रेडेशन अप टू सेकंड राउंड काउंसलिंग ओनली। तो सेकंड राउंड के लिए आप क्या कर सकते हो, अपग्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हो। द रजिस्टर्ड कैंडिडेट हु डज नॉट गेट अलॉट एनी सीट, तो जो जिन बच्चों को राउंड 1 के अंदर कोई भी सीट नहीं मिलती है तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट जब वो कर सकते हैं, सेकंड राउंड में ऑटोमेटिकली आप चले जाओगे। चलिए बच्चों सेकंड राउंड की बात कर लेते हैं। सेकंड राउंड के अंदर कौन कौन से बच्चे जो एलिजिबल होंगे, ऐसे बच्चे जो पहले राउंड 1 के अंदर रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं और उनको कोई भी सीट नहीं मिली है, तो वो बच्चे जो है राउंड 2 के अंदर एलिजिबल होंगे। उसके बाद कैंडिडेट्स हु हैव रिपोर्टेड जॉइन एट अलॉटेड इंस्टीट्यूट ड्यूरिंग फर्स्ट राउंड, यानी कि जिन बच्चों को फर्स्ट राउंड के अंदर सीट मिल गई थी और उन्होंने रिपोर्ट और ज्वाइन करने के बाद अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया था, वो भी बच्चे यहाँ पे सेकंड राउंड के अंदर एलिजिबल होंगे। उसके बाद थर्ड, कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड ए सीट बट नॉट ज्वाइंड, ऐसे बच्चे जिनको फर्स्ट राउंड के अंदर सीट तो मिली थी लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, तो ऐसे बच्चे भी जो सेकंड राउंड के अंदर एलिजिबल होंगे। उसके बाद कैंडिडेट्स हु आर रजिस्टरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि जो फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं राउंड 2 के अंदर फ्रेश रजिस्ट्रेशन, वो भी यहाँ पे एलिजिबल होंगे। तो जितने भी यहाँ पे बच्चे एलिजिबल है सबको यहाँ पे चॉइस फिलिंग जो दोबारा से जो वो करनी पड़ेगी। उसके बाद जो भी बच्चे यहाँ पे फ्रेशली रजिस्ट्रेशन फर्स्ट टाइम में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उनको वही रजिस्ट्रेशन पेमेंट आपको पे करनी पड़ेगी। और जो बच्चे ऑलरेडी राउंड 1 के अंदर रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं उन्हें दोबारा से कोई भी पैसे जो वो यहाँ पे नहीं देने हैं रजिस्ट्रेशन के। यहाँ पे देख सकते हो, हाउएवर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स ऑप्टिंग फॉर एन अपग्रेडेशन, यानी कि जो बच्चे ने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया था या ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हैं, हैव ऑप्ट टू फॉर अपग्रेडेशन विदाउट पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस, तो ऐसे बच्चों को कोई भी पेमेंट यहाँ पे नहीं देनी, विदाउट पेमेंट आप अपना प्रोसीजर जो वो आगे कंटिन्यू करें। उसके बाद सेम वही लिखा है कि अगर राउंड 1 या राउंड 2 में अगर आपको कोई भी सीट अलॉट हो जाती है, तो सीट अलॉट होने के बाद अगर आप अपनी सीट को रिजाइन या सरेंडर कर देते हो ज्वाइन करने के बाद, तो ऐसे केस में वही प्रिंसिपल ऑफ रजिस्ट्रार के पास आपको वो जाना पड़ेगा, वहां पे आपको ये सब कुछ बताना पड़ेगा। और कब, थर्ड राउंड मॉपअप राउंड जो है वो शुरू होने से पहले पहले आपको सारा प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट करना पड़ेगा अगर आप अपनी सीट को छोड़ना चाहते हो या सरेंडर करना चाहते हो। उसके बाद पॉइंट में यही बोला है कि अगर आपको सेकंड राउंड में कोई सीट मिल जाती है तो सीट मिलने के अंदर अंदर जो भी यहाँ पे शेड्यूल दिया गया है उस टाइम के अंदर अंदर आपको अपनी सीट को ज्वाइन कर लेना है, रिपोर्ट कर लेना है, एडमिशन ले लेनी है। अदरवाइज अगर आप वो क्राइटेरिया फॉलो नहीं करते हो, यानी कि शेड्यूल जितना भी आपको दिया गया है, रिपोर्ट करने का टाइम जो दिया गया है उस टाइम के अंदर अंदर अगर आप अपनी सीट को ज्वाइन नहीं करते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी सीट जो वो कैंसिल कर दी जाएगी। उसके बाद वही सेम टू सेम अगर आपको सेकंड राउंड के अंदर सीट अलॉट हो जाती है तो यहाँ पे जो बच्चे फ्रेशली रजिस्ट्रेशन करके आए हैं सेकंड राउंड के अंदर, जिन्होंने फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन किया है, तो उन बच्चों को यहाँ पे 15,000 रुपया देना पड़ेगा अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के लिए। जो बच्चे यहाँ पे अपग्रेड करके आए हैं उन्हें दोबारा से कोई पैसे यहाँ पे नहीं देने हैं। ठीक है जी बच्चों। उसके बाद किस केस में आपकी सिक्योरिटी मनी फॉरफिटेड हो जाएगी, यहाँ पे देख सकते हो, सिक्योरिटी मनी आपकी फॉरफिटेड हो जाएगी अगर आप जो अलॉटेड कॉलेज सीट है वो आप उसको ज्वाइन नहीं करते हो, या फिर अगर आपके एंड से कोई जो है वो कैंडिडेट के एंड से कोई जो है प्रॉब्लम आती है, डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं पाए जाते, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो यहाँ से देख सकते हो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आप इसको पढ़ लेना, तो इस केस में आपकी सिक्योरिटी मनी जो वो फॉरफिटेड कर ली जाएगी और आपकी एडमिशन भी जो है वो कैंसिल कर दी जा सकती है। ये बच्चों आगे बढ़ते हैं राउंड 3 की तरफ। तो राउंड 3 यानी कि मॉपअप राउंड का क्या प्रोसीजर रहने वाला है, तो सबसे पहले कौन कौन से बच्चे एलिजिबल है वो बात कर लेते हैं। तो जो बच्चे फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं थर्ड राउंड के अंदर वो यहाँ से एलिजिबल होंगे। उसके बाद कैंडिडेट्स हु हैव रजिस्टर्ड बट नॉट अलॉटेड सीट, ऐसे बच्चे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन तो कर रखा था लेकिन उन्हें राउंड 1 या राउंड 2 में कोई भी सीट अलॉट नहीं मिली है, यानी कि कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई, ऐसे बच्चे भी जो राउंड 3 के अंदर एलिजिबल हैं। उसके बाद ऑल कैंडिडेट एक्सपेक्ट दोज हु हैव टेकन एडमिशन, ऐसे बच्चे छोड़ के जो राउंड 1 राउंड 2 के अंदर एडमिशन ले चुके हैं, ऐसे बच्चों को छोड़कर बाकी सारे बच्चे जो वो यहाँ पे एलिजिबल है। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने वही बोला कि अगर कोई सीट आप रिजाइन या सरेंडर करना चाहते हो तो इसके लिए आपको कॉलेज कैंपस जो है अप्लाई सेम थ्रू द कॉलेज प्रिंसिपल जो रजिस्ट्रार है उनके माध्यम से आपको जो है वो एडमिशन लेना पड़ेगा। अगर कोई बच्चा यहाँ पे रिजाइन या सरेंडर कर चुका है राउंड 1 या राउंड 2 की सीट, अगर आप आगे एडमिशन लेना चाहते हैं तो आगे का प्रोसीजर आपको इनके थ्रू जो वो करना पड़ेगा। कैंडिडेट्स हैव टू ऑनलाइन रजिस्टर देमसेल्फ टू बिकम इन, तो ऐसे बच्चे जो ऑनलाइन रजिस्टर करेंगे वही थर्ड राउंड के लिए जो है वो एलिजिबल होंगे मॉपअप राउंड के लिए। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे इन्होंने बोला है आपको एलिजिबल कैंडिडेट जो भी होंगे विल हैव टू प्रेजेंट, आपको प्रेजेंट होना पड़ेगा किसके, इन फ्रंट ऑफ काउंसलिंग बोर्ड के आगे। यहाँ पे देखो एज पर वेन्यू जो शेड्यूल आपको बताया जाएगा, डेट एंड टाइम आपको बताई जाएगी फॉर सीट अलॉटमेंट अलॉन्ग द विद पीरियड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे वही लिखा गया है कि अगर आपको थर्ड राउंड के अंदर सीट अलॉट हो जाती है तो अलॉटमेंट लेटर आपको डाउनलोड करने के लिए सिक्योरिटी मनी देनी पड़ेगी जो कि आपकी 15,000 रुपया यहाँ पे
डिपॉजिट होगी। उसके बाद अगर आप राउंड 1 राउंड 2 के अंदर एडमिटेड कैंडिडेट्स हैं, अगर आप अपनी सीट को विड्रॉ या सरेंडर कर चुके हैं तो ऐसे एडमिटेड जो सीट है वो आपकी सिक्योरिटी मनी जो वो आपकी जब्त कर ली जाएगी। यानी कि अगर आप राउंड 3 शुरू होने से पहले पहले अपनी राउंड 1 या राउंड 2 की सीट को छोड़ना चाहते हो तो आप छोड़ सकते हो, सरेंडर करना चाहते हो सरेंडर कर सकते हो, रिजाइन देना चाहते हो रिजाइन दे सकते हो, लेकिन उस केस में आपकी सिक्योरिटी मनी जो वो जब्त कर ली जाएगी। लेकिन ये प्रोसीजर आपको थर्ड राउंड की शुरू होने से, रजिस्ट्रेशन शुरू होने से पहले पहले अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो। उसके बाद लेकिन अगर आपकी थर्ड राउंड की रजिस्ट्रेशन जो वो स्टार्ट हो जाती है फिर आपको ये सब करने का मौका नहीं दिया जाएगा, देन दे विल बी इनएलिजिबल फॉर फर्दर आयुष काउंसलिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आफ्टर द सेड पीरियड कैंडिडेट्स विल नॉट बी अलाउड टू विड्रॉ। अगर थर्ड राउंड की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाती है उसके बाद आप अपनी सीट को विड्रॉ कर सकते। अगर आप करते हो तो आप आगे की आयुष काउंसलिंग के लिए इनएलिजिबल हो जाओगे। ठीक है जी। उसके बाद वही सिक्योरिटी मनी आपके क्या रीजन होने हैं जब्त करने के, तो यहाँ पे आप देख सकते हो थर्ड राउंड में जो भी सीट आपको मिलती है वो आपको लेनी पड़ेगी। अगर आप उसको ज्वाइन नहीं करते तो आपकी सिक्योरिटी मनी जो वो जब्त कर ली जाएगी। उसके बाद अगर आपकी कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन पाई जाती है, गलत इन्फॉर्मेशन पाई जाती है, या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स आपके नहीं पाए जाते, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स नहीं पाए जाते, या कैंडिडेट की तरफ से कोई अगर गलती पाई जाती है तो उस केस में भी आपकी जो सिक्योरिटी मनी जब्त कर ली जाएगी। तो ये सारा का सारा यहाँ से पढ़ सकते हो। यूनिवर्सिटी कैन कंडक्ट स्ट्रे वैकेंसी राउंड इफ एनी सीट्स रिमेन वेकेंट। तो थर्ड राउंड के बाद अगर सीट्स बचती हैं तभी आपका स्ट्रे वैकेंसी राउंड जो वो कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है जी बच्चों। उसके बाद एडमिशन का क्या प्रोसीजर रहने वाला है यहाँ से आप जो पढ़ सकते हो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, यहाँ से आप इसको पढ़ लेना। ठीक है जी। ये फीस एंड फी रिफंड पॉलिसी आपकी क्या रहने वाली है वो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। यहाँ से आप देख सकते हो अगर आप राउंड 1 के अंदर अगर सीट लेने के बाद उसको छोड़ते हो तो क्या क्या प्रोसीजर रहने वाला, 5,000 रुपये आपका डिडक्ट होगा। ठीक है जी। ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीजें इसको पढ़ लेना। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे सारा का सारा प्रोसीजर मैंने आपको जो अच्छे से समझा दिया है। बाकी इन्होंने बोला प्राइवेट कॉलेजेस की जो फीस की डिटेल है विल बी अपलोडेड सेपरेटली ऑन यूनिवर्सिटी वेबसाइट। वो भी क्या क्या गाइडलाइंस है वो भी मैं अभी आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो बच्चे यहाँ से जैसे आप इनकी वेबसाइट के ऊपर आओगे तो यहाँ से आप देख सकते हो यहाँ पे इनका फॉर्मेट रहने वाला है। ठीक है। ये फॉर्मेट देख लेना आप। ये फीस स्ट्रक्चर क्या क्या कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर रहने वाला फॉर स्टेट कोटा ओनली एंड प्राइवेट कॉलेज के लिए, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज का जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे ये देख सकते हो सारे के सारे कॉलेज की फीस के रिलेटेड सारा का सारा यहाँ पे दिया गया, किस कॉलेज की कितनी फीस है, कितना खर्चा आपका आएगा, सारे कॉलेज का यहाँ पे डाटा आपको जो है वो मिल जाएगा। उसके बाद जैसे आप इनकी वेबसाइट के ऊपर जाओगे तो उसके बाद यहाँ पे कॉलेज के कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह दिए गए, अगर आपको कोई डाउट है तो आप इनको कॉल करके पूछ सकते हो। बाकी यहाँ से आपकी सीट मैट्रिक्स भी दे रखी है फर्स्ट राउंड की, तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो मैं इसको जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ये आपकी सीट मैट्रिक्स का कैटेगरी वाइज बताया गया है किस कॉलेज के अंदर कितनी कितनी सीट्स जो वो रहने वाली है। जैसे ये पहले वाला जो हमारे पास देहरादून वाला मेन कैंपस है उसकी यहाँ पे देख सकते हो कितनी कितनी सीट्स रहने वाली है। उसके बाद गुरुकुल कैंपस है हरिद्वार वाला, उसके अंदर कितनी सीट्स हैं यहाँ पे देख सकते हो। ये ऋषिकुल वाला कैंपस आ गया यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है जी। इस तरह ये सारा का सारा प्रोसीजर आप यहाँ से देख लेना। बाकी सारे के सारे पीडीएफ्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएंगी और इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बहुत मेहनत लगी है इतनी लंबी डिटेल वीडियो बनाने में, और यहाँ तक वीडियो देख ले तो वीडियो को लाइक किए बिना और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना अब मत जाना। Run away, I don't have to plan it. I can go change my fate, you won't understand it. All alone, that's okay. People, I can't stand them. They don't want me to change, keep me where I'm standing. And I don't wanna be where I am. And I want something more, take a chance.